नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। फटाफट अंदाज में ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के छठे चरण के मतदान हो चुके हैं। अब चुनाव अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। 6 चरणों की वोटिंग के बाद राज्य में 7वें और अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को होगा। 7वें चरण में राज्य के 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके लिए चुनाव प्रचार शनिवार शाम 6 बजे थम गया, लेकिन इससे पहले सभी राजनीतिक दल प्रचार में पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आए। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत पूर्वांचल के 9 जिले शामिल हैं। आपको बता दें, यूपी में अब तक 403 सीटों में से 349 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। 7 मार्च को आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही जिलों में मतदान होना है। 7वें चरण में सियासत के कई धुरंधरों की किस्मत का फैसला होगा। योगी सरकार के 7 मंत्रियों के 7वें इसी चरण में दांव पर है। वहीं कैबिनेट मंत्री रहे दारा सिंह चौहान, अनिल राजभर, दुर्गा प्रसाद यादव, सुभाष अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास और अपने पिता की मऊ सीट पर किस्मत आजमा रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव के आखिरी दौर का प्रचार शनिवार शाम को खत्म हो गया, जिसके बाद दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने कहा, चुनाव प्रचार में बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व तक ने योगदान दिया है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और उसे किसी अन्य दल के समर्थन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। शाह ने कहा, 5 राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आजाद भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से कहीं अधिक नजर आती है। अमित शाह ने कहा, इसका सीधा फायदा बीजेपी को इस चुनाव में होने जा रहा है। शाह ने कहा, चुनाव प्रचार अभियान के दौरान उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा किया है और उन्होंने महसूस किया कि राज्य में पहली बार लोकतंत्र नीचे तक पनपता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब मार्च 2017 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो उस समय हमने केंद्र सरकार की तरफ से बनाई गई सभी योजनाओं को प्रदेश में लागू किया। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान हमने सभी 75 जिलों में जाने का मौका मिला है। इन 75 जिलों की 403 विधानसभा सीटों पर जो उत्साह नजर आ रहा है, उससे साफ दिख रहा है कि बीजेपी फिर से एक बार सरकार बनाने जा रही है। 54 सीटों पर वोटिंग करने के लिए पोलिंग पार्टियां आज रवाना हो रही हैं। मतदान के लिए प्रशासन ने तैयारियां लगभग पुख्ता कर ली हैं। 54 विधानसभा सीटों पर सोमवार की सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। यूपी विधानसभा चुनावों को सकुशल और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने ड्यूटी में तैनात सुरक्षा कर्मियों को मतदान से संबंधित दिशा निर्देश दिए हैं। मतदान स्थल के अंदर किसी को भी अपना मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। स्वयं प्रसाद मौर्य के बाद अब रीता बहुगुणा जोशी के घर में भी विरोधी पार्टी ने सेंध लगा दी है। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा की जनसभा में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। चुनाव से पहले मयंक जोशी ने शनिवार को आजमगढ़ की गोपालपुर विधानसभा में हुई सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने का अखिलेश यादव ने मंच से ऐलान किया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का आज 53वां स्थापना दिवस मनाया गया। गाजियाबाद में इंदिरापुरम स्थित सीआईएसएफ कैंप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने निशान टोपी को सलामी की। सीआईएसएफ का स्थापना दिवस 10 मार्च को होता है। हालांकि यूपी विधानसभा चुनाव की मतगणना भी 10 मार्च को हो रही है, इसलिए इस कार्यक्रम को 4 दिन पहले ही आयोजित किया गया। स्थापना दिवस के मौके पर अमित शाह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि सीआईएसएफ के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका योगदान काफी सराहनीय रहा, जिन्होंने कोरोना महामारी में सराहनीय काम किया है। यूक्रेन से भारत आने वाले उत्तर प्रदेश के 50 मेडिकल छात्र छात्राओं ने लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर भेंट करी। इस दौरान सभी ने एक स्वर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास को जमकर सराहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूक्रेन से लौटे उत्तर प्रदेश के 50 मेडिकल छात्र छात्राओं से लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर मुलाकात करी। इस दौरान उन्होंने सभी बच्चों से उनकी सकुशल स्वदेश वापसी के अनुभव को भी जाना। तो वहीं इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। यूक्रेन में फंसे फतेहपुर के छात्र केंद्र सरकार की मदद से लगभग सभी छात्र अपने वतन सकुशल वापस आ चुके हैं। जिले की सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने यूक्रेन से छात्रों के घर वापसी पर उनसे मुलाकात करते हुए उनका हालचाल भी जाना है। श्रावस्ती के गिलौला थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े चोरों ने घर से 1 लाख नकदी और सोने के जेवरात लेकर वो फरार हो गए, जिसके बाद घर में
बिखरा सामान देखकर परिजनों ने पुलिस को इत्तला करी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर युवक को पकड़कर पूछताछ कर रही है। एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र में रेलवे रोड पर अज्ञात युवक का शव कुएं में मिला, जिससे कि इलाके में अफरा तफरी मच गई। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। जालौन के रेंडर थाना क्षेत्र में सवारियां लेकर जा रही बस अनियंत्रित होकर खाई में जा पलटी। बस में 2 दर्जन से ज्यादा लोग सवार थे, जिनमें से 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सीएससी में भर्ती कराया गया। फर्रुखाबाद के शहर कोतवाली क्षेत्र में चोरों ने घर का ताला तोड़कर लगभग 8 लाख नकदी लेकर फरार हो गए। आपको बता दें कि इस मोहल्ले में पहले भी चोरी की 2-3 घटनाएं आ चुकी हैं, लेकिन पुलिस किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई। अलीगढ़ के कारसी थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो वहीं परिजनों की ओर से क्षेत्रीय लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रोड जाम कर दिया, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल लोगों को समझाने के प्रयास में जुटी हुई है। आगरा के बेलनगंज में वाहन चलाने वालों और पैदल चलने वालों का निकलना दूभर हो चुका है। नगर निगम की लापरवाही के चलते बेलनगंज में नालियां उफान पर हैं, जिससे कि सड़क पर गंदा पानी भरने से लोगों की मुसीबतें बढ़ रही हैं। उन्नाव के अजगैन कोतवाली क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने तमंचा लगाकर लोडर लूट लिया। तो वहीं हाईवे पर हुई 10 लाख रुपए की लूट से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। आगरा के सदर बाजार स्थित पंजाब नेशनल बैंक से पुलिस ने 3 महिला चोरों को रंगे हाथों दबोचा। तीनों महिलाएं बैंक से पैसे निकाल रहे लोगों की जेब काट रही थीं, जिन्हें ग्राहकों ने पकड़कर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची सदर पुलिस ने तीनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया है। श्रावस्ती के इकोना थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 छात्रों को अज्ञात बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे कि 3 लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए, जिन्हें इकोना से जिला अस्पताल बहराइच में रेफर कर दिया गया है। फर्रुखाबाद के मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र में शादी समारोह में आए युवक के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट करी, जिसके बाद घायल युवक ने थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन थाना पुलिस ने मामले पर कोई संज्ञान नहीं लिया। प्रतापगढ़ में लालगंज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। तमंचा दिखाकर ई रिक्शा लूटने वाला लुटेरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपी के पास से घटना में इस्तेमाल किया गया तमंचा और ई रिक्शा भी बरामद हुआ है। बिजनौर में एक मंदिर के पुजारी ने अपने भाई के साथ मिलकर पूजा के बहाने घर में घुसकर एक महिला से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता ने अपनी जान बचाकर पुलिस को आपबीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए, जबकि दूसरा अभी भी फरार बताया जा रहा है। गाजियाबाद में बीते 22 फरवरी को सिहानी गेट थाना के नेहरू स्थित गुलाब सिंह के घर पर दिन दहाड़े लूट की घटना को सिहानी गेट पुलिस ने खुलासा किया है। एसपी सिटी ने बताया कि कोरियर के बहाने रवि दत्त ने इस घटना को अंजाम दिया था। बदायूं में पुलिस लाइन में तैनात बीमार सिपाही की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। तो वहीं सिपाही की मौत से पुलिस महकमे में शोक की लहर है। औरैया में एसपी के निर्देश पर जनपद में चलाए जा रहे शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान के तहत उत्तर प्रदेश निरीक्षक सुरेंद्र सिंह ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब भी बरामद करी है। हरदोई में मत्स्य विभाग द्वारा संचालित नीली क्रांति योजना के तहत तालाब निर्माण में घोटाले के मामले सामने आने लगे हैं। जांच रिपोर्ट में हुए इस घोटाले के खुलासे के बाद सीडीओ आकांक्षा राणा ने सीआरईएस के 2 अभियंताओं को निलंबित कर दिया। साथ ही विभागीय अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। अलीगढ़ के विजयगढ़ थाना क्षेत्र में एक महिला की फांसी लगाकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इस बीच मायके पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों में जमकर कहासुनी हुई, साथ में मारपीट। पुलिस ने मृतका के मौत के कारण जानने के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया और जांच में जुट गई। एटा पुलिस ने जूता व्यवसायी की हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है। मृतक की बहन का प्रेमी ही हत्यारा निकला। तो वहीं पुलिस ने आरोपी परवेज को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हत्या में मदद करने वाले 2 हत्यारे अभी भी फरार चल रहे हैं। लखीमपुर खीरी के फूल बेहड़ थाना क्षेत्र में एक बाइक सवार युवक आवारा छुट्टा पशु से टकराकर गंभीर तौर पर घायल हो गया। तो वहीं गंभीर रूप से घायल युवक को आनन फानन में सीएससी में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए उसको रेफर कर दिया है। जालौन में अवैध खनन और ओवरलोडिंग को लेकर जिला प्रशासन ने अभियान चलाया, जिसके तहत 37 ओवरलोडिंग ट्रकों पर कार्रवाई के साथ बिना वैध पेपर्स और MM11 6 ट्रक मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। हरदोई शहर के नामी गुटखा कारोबारी के यहां आईटी टीम पूरे 72 घंटे पड़ताल करने के बाद वापस दिल्ली लौट गई है। हालांकि गुटखा कारोबारी के ठिकानों पर कौन से अहम सबूत हाथ लगे हैं, इस सवाल पर टीम के अफसरों ने फिलहाल चुप्पी साधी हुई है।
मकान, दुकान, गोदाम और मैरिज हॉल की पड़ताल करने के दौरान कई अहम दस्तावेज टीम के हाथ लगे हैं। छापे के दौरान आईटी की टीम ने पीएसी जवानों की सुरक्षा घेरे में रखा गया था। टैक्स चोरी की बुनियाद पर आईटी टीम ने गुटखा कारोबारी के अलावा उनके घर वालों और वहां काम करने वालों से पूछताछ भी की थी। फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे कि बाइक में सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं दूसरा युवक गंभीर तौर पर घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। कुशीनगर में एक कंटेनर वाहन से पुलिस ने 3 कुंटल 21 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया। जालौन कोतवाली क्षेत्र के जालौन नगर में अज्ञात कारणों के चलते घर में भीषण आग लग गई, जिसके बाद आनन फानन में मोहल्ले वासियों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी है। रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब नगर निगम की पत्रावलियों के मामले में जांच के बाद शासन ने मेयर गौरव गोयल को दोषी माना है। रुड़की के गीतांजलि विहार निवासी अमित अग्रवाल ने शासन से मांग की थी कि सूचना के अधिकार अधिनियम में शहरी विकास विभाग ने शासनादेश का उल्लंघन माना है। जांच के बाद शासन ने मेयर गौरव गोयल को दोषी मानते हुए चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना 10 मार्च से पहले कांग्रेस के बड़े नेता एक बार फिर से दिल्ली से रवाना हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह बीते रोज दिल्ली जा चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल 7 मार्च को दिल्ली जाएंगे। गोंदियाल के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का भी दिल्ली में शीर्ष नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है। हरीश रावत के 8 मार्च तक दिल्ली जाने की संभावना है। कांग्रेस नेताओं का 10 दिन के भीतर ये दूसरा दिल्ली दौरा होगा। पार्टी शीर्ष नेताओं से मेल मुलाकातों के इस सिलसिले को भविष्य की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। खासतौर पर पूर्व सीएम रावत कैंप और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम कैंप में इन मुलाकातों को लेकर काफी सक्रियता है। प्रदेश में कांग्रेस के सरकार बनाने की स्थिति में दोनों नेता सीएम की कुर्सी के प्रबल दावेदार हैं। इसी तरफ प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि मतगणना को लेकर शीर्ष नेताओं के साथ चर्चा के लिए वो दिल्ली जा रहे हैं। आगामी 10 मार्च को होने वाली मतगणना के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। राजधानी देहरादून में मतगणना के लिए कर्मचारियों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। देहरादून के सर्वे स्टेडियम में सभी कर्मचारियों को मतगणना के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत ईवीएम मशीनों की जानकारी भी दी जा रही है। सभी कर्मचारियों को डमी ईवीएम के माध्यम से मतगणना कैसे की जाए, इसकी भी जानकारी दी जा रही है। यहां से ट्रेनिंग लेने के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों को विभिन्न जगहों पर मतगणना कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। कर्मचारी भी इस ट्रेनिंग में बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी दिखा रहे हैं। रुड़की के सबसे बड़े सिविल हॉस्पिटल में जल्द ही डायलिसिस यूनिट का लाभ मरीजों को मिलने वाला है। इस डायलिसिस यूनिट का शुक्रवार को उद्घाटन न होना था, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण अब चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद ही डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन किया जाएगा। रुड़की में डायलिसिस यूनिट नहीं होने से किडनी संबंधित मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उन्हें हरिद्वार और मेरठ जैसे शहरों में जाना पड़ता है। लेकिन अब मरीजों को परेशानियों को देखते हुए सिविल अस्पताल में डायलिसिस यूनिट शुरू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। राजधानी देहरादून में साल 2019 में पॉलिथीन के खिलाफ एक महाअभियान चलाया गया था। इस अभियान को नाम दिया गया पॉलिथीन मुक्त देहरादून। इस अभियान के तहत राजधानी में 50 किलोमीटर की करीबन मानव श्रृंखला बनाई गई थी, जिसके जरिए ये प्रयास किया गया कि लोगों में पॉलिथीन का उपयोग कम करने को लेकर जागरूकता फैलाई जाए। ये मानव श्रृंखला के महाअभियान की शुरुआत देहरादून नगर निगम की तरफ से की गई थी, जिसमें सभी बुद्धिजीवी और अलग अलग संस्थानों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लेकिन उत्तराखंड में मार्च 2020 में कोरोना की दस्तक ने मुहिम को रोक दिया था। राजधानी देहरादून नगर निगम में हाउस टैक्स को लेकर लगातार कवायद जारी है। साथ ही उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए नगर निगम की तरफ से 20% छूट का प्रावधान भी किया गया, लेकिन कहीं न कहीं हाउस टैक्स को लेकर उपभोक्ता जागरूक नजर नहीं आ रहे हैं। पिछले वित्तीय वर्ष निगम 20 करोड़ रुपए के घाटे में था। ऐसे में अब इस घाटे को पूरा करना निगम के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। इसके साथ ही नगर निगम इस वित्तीय वर्ष में भवन कर वसूली में भी पीछे चल रहा है। कानपुर देहात में देर शाम भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष की लाठी डंडों से पीट कर अधमरा कर दिया गया। उनके परिवार वालों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हत्या की वजह जमीनी विवाद सामने आया है, तो वहीं हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। मामला पुखराया स्थित सघन क्षेत्र के शनिवार देर रात का, जहां पर
लालू पाल की चाय और पान की दुकान है। बताया जा रहा है कि उस जमीन पर कुछ लोग निर्माण कार्य करा रहे थे। इसकी भनक लगने पर पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश तिवारी के बेटे अम्बरीश तिवारी को लग गई थी। चुनाव प्रचार की समय सीमा समाप्त होने से ऐन पहले चंदौली में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के काफिले पर हमले का मामला सामने आया, तो वहीं बीजेपी ने हमले के लिए समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए हैं। केंद्रीय मंत्री और चंदौली के सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने चुनाव आयोग से इस घटना का संज्ञान लेने की अपील की है। पैसे लेने के बाद भी इवेंट में न आने के मामले में दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की एसीजेएम कोर्ट ने वारंट जारी किया है। अदालत ने आरोपी एक्ट्रेस को 25 अप्रैल के दिन अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। सोनाक्षी पर फरवरी 2019 में इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। मुरादाबाद के कटगर थाना इलाके में शिवपुरी निवासी प्रमोद शर्मा इंडिया फैशन एंड ब्यूटी अवार्ड नाम के इवेंट ऑर्गेनाइजिंग फर्म चलाते हैं। सोनाक्षी सिन्हा और उनसे जुड़ी इवेंट कंपनियों ने उनके साथ 37 लाख की धोखाधड़ी की है। रायबरेली के एक मंदिर में नंदी के पानी पीने की खबर शहर भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। यहां पहुंचने वाला हर भक्त खुद नंदी को पानी पिलाकर उसका वीडियो बना रहा है। वीडियो एक दूसरे के मोबाइल से होते हुए शहर भर में वायरल हो रहा है। यही वजह है कि यहां देर रात तक भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कानपुर एयरपोर्ट पर एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के मुताबिक कोस्ट गार्ड के एक विमान को लैंडिंग के वक्त बाईं तरफ का इंजन फेल हो गया। इसके चलते विमान अचानक से दाईं तरफ मुड़ गया। विमान की स्पीड तेज होने की वजह से वह असंतुलित हो गया। असंतुलित होने से विमान रनवे को छोड़कर भागने लगा। गनीमत ये रही कि इस दौरान बड़ा हादसा टल गया। रनवे से उतरने के बाद विमान थोड़ी आगे जाकर रुक गया। हालांकि इसमें किसी तरह का कोई नुकसान की खबर नहीं है। जानकारी के मुताबिक ये विमान चेन्नई से कानपुर आ रहा था। तो इस बीच बड़ी खबर देहरादून से। देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्य से जनता परेशान है। व्यापारियों ने सोमवार को बाजार बंद करने की चेतावनी दी है। पावर सप्लाई देने के लिए दुकानों के आगे पोल लगाने का व्यापारी विरोध कर रहे हैं। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी देहरादून से आपको दे रहे हैं। पावर सप्लाई देने के लिए दुकानों के आगे लगाए गए हैं पोल, लेकिन व्यापारी इसका कर रहे हैं विरोध, क्योंकि निर्माण कार्य के चलते व्यापारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि तस्वीरें देखिए, देहरादून स्मार्ट सिटी के कार्य से जनता हल्का नजर आ रही है, परेशान नजर आ रही है। व्यापारियों ने सोमवार को बाजार बंद करने तक की चेतावनी दे दी है। पावर सप्लाई देने के लिए दुकानों के आगे पोल लगाए जा रहे हैं। पोल लगाने का व्यापारियों ने विरोध किया है। तो व्यापारियों ने सोमवार को बाजार बंद करने की चेतावनी दी है। पावर सप्लाई देने के लिए दुकानों के आगे पोल लगाया जा रहा है, जिसके चलते निर्माण कार्य चल रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से निर्माण कार्य के चलते पूरी सड़क खुदी हुई है और इस खुदी हुई सड़क के चलते व्यापारियों को और व्यापारी जो हैं उनके ग्राहकों को, दोनों को ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि आक्रोश पनप रहा है व्यापारियों में और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर स्मार्ट सिटी के कार्य को रोका नहीं जाता है, जनता की परेशानियों को समझा नहीं जाता है, तो काम को रोक देंगे। नवीन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, संवाददाता हैं देहरादून से। नवीन, क्या कुछ ये पूरा मामला है? जब व्यापारियों को पोल चाहिए ही नहीं तो क्यों पोल लगाए जा रहे हैं? जी, निश्चित तौर पर स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। इसको लेकर व्यापारियों में रोष का माहौल व्याप्त है और व्यापारियों का साफ तौर पर यह कहना था कि जो स्मार्ट सिटी का कार्य है उसमें ढिलाई की जा रही है, सड़कें खुदी हुई हैं। इसको लेकर जो व्यापारी हैं उनका जो दुकानें हैं वह नहीं चल पा रही हैं। इसको लेकर लगातार व्यापारियों में रोष का माहौल व्याप्त था और व्यापारियों ने कहा है कि अगर इस पर कुछ जल्द से जल्द निर्णय नहीं लिया गया, सड़कें दुरुस्त नहीं की गई, इसके साथ ही पुल का काम नहीं पूरा किया गया, तो जो है वो आंदोलन के मूड में व्यापारी नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन का साफ तौर पर यह कहना है कि जो भी स्मार्ट सिटी के कार्य कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, उन्हें तेजी लाई गई है। इसके साथ ही आपसे कुछ दिन पहले ही जो संबंधित जिस कंपनी ने इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला था उस पर कारण बताओ नोटिस भी दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो है प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और प्रशासन का ये दावा भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है नवीन, पावर सप्लाई से तो व्यापारियों को सुविधा ही होने वाली है,
तो वो क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या आपने ये जानने की कोशिश करी है ग्राउंड पर? जी निश्चित तौर पर क्योंकि व्यापारी जो है उनका साफ तौर पर यह कहना है जिन व्यापारियों के दुकानों के सामने पोल लग रहे हैं उन्हें दिक्कतें जरूर आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पावर सप्लाई की अगर बात की जाए तो पावर सप्लाई होने से खंभे लगे थे तो व्यापारियों को भी लाभ होगा, उनके कनेक्शन में भी लाभ होगा। तो कुछ व्यापारी जरूर ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन का साफ तौर पर यह कहना है कि व्यापारियों से बात की जा रही है, जो भी उनके हित में फैसला है वही लिया जाएगा और व्यापारियों को नाराज नहीं किया जाएगा। हालांकि जो अलग अलग संगठन है वह अलग अलग अपने माध्यम से अपनी बात रखने का प्रयास जरूर शासन और प्रशासन को कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीन हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो नवीन को सुन रहे थे आप, उन्होंने बताया कि क्या कुछ हाल है। व्यापारियों को हालांकि सुविधा तो होगी, लेकिन जो मौजूदा परेशानी है उससे जो व्यापारी हैं वो हलकान जरूर नजर आ रहे हैं और उनका निवेदन है और कहीं ना कहीं चेतावनी भी कि अगर इस समस्या से उनको निजात नहीं दिलवाई जाती है तो वो बाजारों को बंद रखेंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।